नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने आपको बता दें कि राजधानी हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के 3 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा रक्षा, व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए व्यापक बातचीत की। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की यह पहली विदेश यात्रा है, जिसके लिए वो रविवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। वार्ता से पहले राष्ट्रपति दिसानायके का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और अनुरा दिसानायके ने वार्ता को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और विकास और सुरक्षा सहयोग को लेकर बात हुई। इससे पहले राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा था कि उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अपनी बैठकों में पारंपरिक हितों पर उपयोगी चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। किसान यूनियन की कॉल के बाद आज फतेहाबाद में भारतीय किसान यूनियन की खेती बचाओ की ओर से शहर भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान किसानों ने सरकार को चेतावनी दे डाली। क्या कुछ कहा है किसानों ने, बता रहे हैं संवाददाता बीएस गुलियानी। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। 10 फरवरी को पिछले साल बैरिकेडिंग कर दी गई थी पुलिस के द्वारा, जबकि किसानों द्वारा जो है 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार जो है किसान शंभू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने उन्हें अभी तक दिल्ली कूच करने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते किसान लगातार 3 बार अब तक दिल्ली कूच करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें फोर्सफुली रोक दिया गया। आज किसानों ने नई रणनीति अख्तियार करते हुए अंबाला में ट्रैक्टर मार्च निकालने का जो है काम किया, जिसके बाद आज बड़ी तादाद में किसान अपने ट्रैक्टरों के द्वारा अंबाला में जो है रोष मार्च निकाला उन्होंने ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से। और उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों नेताओं का कहना है कि भाजपा के सांसद लगातार किसानों पर टिप्पणियां कर रहे हैं और बिना बात के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसके चलते आज किसानों ने अंबाला शहर की अनाज मंडी में पहले रामचंद्र सांसद का पुतला फूंका और उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर मार्च अंबाला की अनाज मंडी से शुरू किया। ये ट्रैक्टर मार्च अंबाला के मुख्य चौराहों से होते हुए वापस अनाज मंडी में समाप्त हुआ। तो लगातार जो किसान हैं सरकार के साथ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर जो है वो लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। रुक कर लेंगे अगली खबर का, जो आगरा से है, जहां किसानों ने आगरा विकास प्राधिकरण का घेराव किया। लेकिन किसानों ने ऐसा क्यों किया है और क्या कुछ किसानों की मांग रही है, बता रहे हैं सहयोगी जिशान अहमद। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं जनपद आगरा की बात करें तो जनपद आगरा में बिल्डरों के द्वारा एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करने को लेकर किसान पिछले 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आगरा विकास प्राधिकरण में पिछले 4 दिन से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण पर डटे हुए हैं। हालांकि 4 दिन से वह लोग वहां पर सर्दी में डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक उनकी फरियाद सुनने नहीं आया है। वहीं किसानों का साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत लगाकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और हमला बोला। क्या कुछ कहा है इस दौरान केजरीवाल ने, बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के
विधानसभा चुनाव होने से पहले जो मुख्यमंत्री आतिशी है उन्होंने एक महिला दरबार लगाया। बता दें इस महिला दरबार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी और कुछ मुद्दों को लेकर के महिलाओं के बीच रखी गई थी, क्योंकि आतिशी अभी मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो क्राइम चल रहा है, कानून व्यवस्था जो चरमरा है, उसको केंद्र सरकार को घेरते नहीं, वहीं बीजेपी पर भी सवाल खड़े किया कि आखिरकार दिल्ली की जो समस्या है वो क्यों नहीं खत्म हो पा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास मात्र एक कानून व्यवस्था दिल्ली की है, जो कि दिल्ली पुलिस और आर्मी उनके पास है, लेकिन दिल्ली के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं 3 से 4 महिलाओं के साथ रेप या मर्डर का मामला सामने आता है। सवाल ये बनता है कि आखिरकार आतिशी ने इन महिला दरबार में इन चीज़ों को उठाया, क्या लगता है कि कानून व्यवस्था क्या नहीं है? लेकिन सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही इस तरह से बयानबाजी आना और महिला दरबार लगाना कहीं ना कहीं ये मुद्दा है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार चाहे कोई भी सरकार क्यों न रही दिल्ली के अंदर, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमेशा आती रही हैं। अब देखना होगा आतिशी ने ये बात कही है, क्या केंद्र सरकार इस पर कोई जोर देगी या नहीं देगी, ये मानने वालों का। लेकिन आतिशी ने लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर यह बड़ा हमला बोला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं हर जगह में दिल्ली के अंदर जो आंकड़े की बात करें 3 से 4 ऐसे केस मामले सामने आते हैं जो महिलाओं के साथ रेप के मामले आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार क्यों नहीं इनको सुरक्षा देती है, क्यों नहीं उन जो दोषी हैं उनको सजा देती है या उनको पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। आखिरकार अब देखना होगा कि आने वाले समय विधानसभा के अंदर दिल्ली की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्टैंड देखने को मिलेगा क्या या नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये सबसे बड़ा स्टैंड सामने खड़ा किया है कि कानून व्यवस्था अगर हो सही है तो कोई भी क्राइम नहीं होता। अगर दिल्ली पुलिस हमारे पास होती तो दिल्ली के अंदर इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। दिल्ली से अजय चौहान। वहीं खबर आगरा से है, जहां योगी की पुलिस अपराधियों के लिए यमराज बन गई है। वो कैसे? खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी जिशान अहमद। कि पुलिस अपराधियों के लिए यमराज बन गई है। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद कहीं भी छिप जाएं, लेकिन आगरा पुलिस उनको ढूंढकर जेल पहुंचाने का काम करती है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन आगरा पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं 2 नाबालिगों को भी पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। वहीं उनके पास से जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। वहीं जो लूटी हुई रकम है वह भी पुलिस ने उनके कब्जे से बरामद कर ली है। हालांकि पिंडोरा थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी के साथ लूट की घटना की थी, जिसमें 56,000 रुपए से नोटों से भरा बैग वो अपराधी लेकर फरार हो गए थे। लेकिन आगरा की पुलिस ने कुछ ही दिनों में इस घटना का खुलासा किया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि पैदल चल रहे एक युवक को हाईवा ने कुचल दिया, जिसके बाद वहां पर हंगामा हो गया। कैसे हुआ ये पूरा हादसा, बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम मुंडा मुहा, जहां पर रेत से भरी हाईवा ने एक सड़क चलते युवक को रौंदते हुए निकल गया, उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है, जहां पर प्रतिदिन हजारों हाईवा रेती की चोरी की जाती है, जिसके चलते आए दिन ग्रामीणों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। इसी बात को लेकर कल चक्का जाम रहा। 5 घंटे तक नेशनल हाईवे में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और जब उसका मुआवजा जब मिला सरकार की ओर से, तब उसका उस युवक का 100 को उठाने दिया गया। बता दें कि बलौदाबाजार में इतनी खूनी स्पीड से हाईवा और ट्रैक्टर चलते हैं कि प्रतिदिन दुर्घटना यहाँ पर होती है और ना जाने कितने लोग काल के मुंह में समा गए हैं। अभी आज बलौदाबाजार कल 3 लोग की मौत हुई है। तीनों, एक अज्ञात वाहन ने 2 व्यक्तियों को, माँ बेटों को मार दिया और एक हाईवा ने एक युवक 22 वर्षीय युवक को कुचलते हुए निकल गया, भाग गया। इसके कारण यहाँ पर हमेशा इस दुर्घटनाएं होती रहती। आपको बता दें कि ये जहाँ पर खनिज ऐश्क बहुत होने के कारण यहाँ पर रात भर चोरियां होती है। रेत की, मुरूम की, गिट्टी की यहाँ पर चोरियां होती है और गाड़ियाँ इतनी स्पीड से चलती हैं,
चौकी से बचने के लिए, जिसमें आए दिन दुर्घटना होते रहती है। प्रशासन को चाहिए इस पर चौकसी लगाए या नाका लगाए और बैरियर लगाए, बिना बैरियर के कोई भी काम ना करे। परंतु शासन के द्वारा हजारों किसानों ग्रामीणों की मौत होने के बाद भी आज तक प्रशासन ने आज बैरियर तक नहीं लगाया, जिससे ऐसे जो अपराधी हैं जो चोरी करके खनिज अयस्क की चोरी करके भागते हैं और न जाने कितने लोग को भी दुर्घटनाओं की मौत शिकार बना देते हैं। लेकिन निश्चित ही कि सरकार को अब इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि इसी दुर्घटनाओं से अंकुश लगाया जाए और गरीब निर्दोष की हत्या नहीं होना चाहिए। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप महसी। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, लेकिन पार्टियों में से लेकर बवाल मचा हुआ है। क्या है ये पूरा बवाल और क्यों पार्टियां आपस में तिलमिलाई हुई हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। चुनाव को लेकर आरक्षण जारी कर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि इस आरक्षण के बाद जो सियासत है वो भी तेज हो चुकी है। विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक इस आरक्षण को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। चाहे बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान हो, विनोद चमोली हो, खजान दास हो, सविता कपूर हो या उमेश शर्मा का हो, सभी लोग अपनी अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को दर्ज कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह का समय है इस आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। और जिस प्रकार से जिलों में आरक्षण जारी हुआ निकाय चुनाव को लेकर, ऐसे में समझा जा सकता है कि विपक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष के जो विधायक नाखुश नजर आ रहे हैं वो सीधे तौर पर अपनी बात को जाहिर करने का काम कर रहे हैं कि जिस आरोप को विपक्ष लगा रहा था वो आरोप सही है। निकाय चुनाव में अब देखना यही होगा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ इस आरक्षण को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा एक सप्ताह बाद, और किस प्रकार से आरक्षण यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यही आरक्षण हार जीत तक कुछ हद तक मायने करेगा कि कौन प्रत्याशी जीतेगा और कौन प्रत्याशी हारेगा। ये कह सकते हैं कि जैसे ही तिथियों का ऐलान होगा तब तो वोट डलेंगे, लेकिन आरक्षण भी इस जीत में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि सियासत के बीच निर्वाचन आयोग पर भी सभी की निगाह टिकी है कि एक सप्ताह के बाद वो इस आरक्षण को लेकर किस प्रकार फैसला करता है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बचाव के निर्देश। आपको बता दें, सर्दी बढ़ने के साथ ही साथ लोगों में कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे इस मौसम में खासकर हड्डी रोग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों और नवजात बच्चों की विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मेवात ने जनपद के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रभारियों को ठंड से बचाव के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, अस्पतालों में अतिरिक्त कंबल, हीटर और गर्म पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि मरीज और उनके परिजनों की किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और वो ढंग से सुरक्षित रहें। इसके साथ ही नवजात बच्चों और जो हड्डी रोगियों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा में आज सीएम योगी ने संभल और बहराइच हिंसा पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को घेरने का भी काम किया। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। कालीन सत्र के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल मामले को लेकर विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया। कहा कि वर्ष 2017 के पहले दंगे होते थे, लोगों की मौत भी होती थी, लेकिन अब दंगों पर पूरी तरह से नियंत्रण, यानी कि 95 से 97% तक दंगे नहीं हो रहे हैं। कोर्ट के सर्वे के दौरान संभल में हुए बवाल को लेकर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे चल रहा था और इस दौरान अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इसमें किसी को उत्तेजित होने की जरूरत नहीं थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबरनामा में भी लिखा है कि संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस अंदाज में विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया, यह कहीं न कहीं सियासी हलचल तेज करने वाली है, क्योंकि संभल और बहराइच मामले को लेकर लगातार
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रही थी। आज सदन में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संभल और बहराइच मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश किया और हंगामा किया, जिसका पलटवार करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 95 से 97% तक दंगे बंद हो गई हैं। 2017 के पहले लगातार दंगे होते थे, जनहानि होती थी। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। इस बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन क्यों किया गया ये प्रदर्शन, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सत्र के दौरान सरकार का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अहम रणनीति बनाई थी। सत्र शुरू होने के पहले जहां कई मुद्दों को लेकर सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन के चलते सदन में भी काफ़ी हंगामा हुआ। फिलहाल कल तक के लिए विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया है। दरअसल शीतकालीन सत्र को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और लोगों से आह्वान किया था कि सत्र सुचारू रूप से चले और आपसी तालमेल से चलाया जाए। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसान मुद्दा और संभल बहराइच हिंसा को लेकर सरकार को घेरने का पहले ही प्लान तैयार किया था। सत्र शुरू होने के पहले समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने हाथों में तख्ती लेकर बैठ गए। बहरहाल जिस तरह से सत्र को लेकर सरकार ने तैयारी की थी, सरकार की यह मंशा थी कि बेहद शांतिपूर्ण ढंग से सत्र का संचालन हो, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने हंगामा कर दिया और इस हंगामे में कांग्रेस का भी साथ रहा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। चारों तरफ हो रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच जौनपुर की अटाला मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि न्यायालय की जूनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अगली तारीख तय कर दी है। लेकिन सुनवाई में क्या कुछ हुआ और कोर्ट ने कब की तारीख दी है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद के मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 2 मार्च को सर्वे की अगली सुनवाई होनी है। बताया जाता है कि 16 दिसंबर यानी आज के दिन अटाला मस्जिद सर्वे को लेकर जो है कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए विपक्ष ने जो है कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जो है बातों को रखी। अब जो है अदालत ने अगली तिथि यानी जौनपुर कोर्ट ने अगली तिथि 2 मार्च को तय की है। अब 2 मार्च के बाद ही कोर्ट का क्या फैसला आता देखने वाली बात होगी। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से स्वराज वाहनी एसोसिएशन का दावा है कि अटाला देवी की मंदिर है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। अब हर किसी को जो है कोर्ट के फैसले का इंतजार है। फिलहाल देखने वाली बात होगी 2 मार्च को क्या फैसला कोर्ट का आता है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अगली खबर झांसी से है, जहां एनआईए और एटीएस की टीम ने विदेशी फंडिंग पर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कुछ हो रहा है इस कार्रवाई में, बता रहे हैं सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। 12 दिसंबर को एनआईए और एटीएस द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले मुफ्ती खालिद के घर पर छापेमारी की जाती है, जिसमें उनके द्वारा पढ़ाई जा रही ऑनलाइन दीनी तालीम को लेकर फंडिंग के बारे में पूछताछ की जा रही थी। जिसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर अपने साथ पुलिस लाइन पूछताछ के लिए लाती है। तभी क्षेत्रवासियों द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की जाती है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा 11 नामजद व्यक्तियों और 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। जिसके बाद 14 तारीख को एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। वहीं आज झांसी पुलिस द्वारा 2 और लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी गई। क्या है वो सौगात, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमलेश कुमार। खड़े हैं मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर। बता दें कि मिर्जापुर का रेलवे स्टेशन का जो है कि
बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि बता दें कि जैसे महानगरों में रेलवे स्टेशन सुरक्षित रहता है और देखने में खूबसूरत बेहद नज़र आता है, वैसे मिर्ज़ापुर का रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना काम लगा हुआ है, किस तरह से जैसे महानगरों में लाइट लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, चारों तरफ काम फैला हुआ है। बता दें किस तरह से बहुत जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है और मिर्ज़ापुर वासियों को जो रेलवे स्टेशन में यात्रा करने के लिए आते हैं उनको एक बड़ी सौगात मिलने आती है। बता दें यहीं पर छोटे छोटे पार्क बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी लंबी सड़कें कई भागों में बांटे गए हैं, बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि रेल कोच रेस्टोरेंट भी खुल गया है और उसी पर बता दें कि मिर्ज़ापुर के जितने जो कि यात्री आएंगे उन लोग की एक बड़ी सौगात मिली कि एक बड़े जगह का जो मिलेगा। आप पिछले जो कि कई वर्षों बता दें कि स्टेशन में कितने जाम की समस्या रहती थी और छोटे छोटे जगहों पर यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब इतने बड़े बनाए जा रहे हैं जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, नई दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन में एकदम सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं होती थी और बड़े बड़े जो है कि स्टेशन बनाए गए थे। इसी तरह मिर्ज़ापुर में भी जो है कि बाहरी मात्रा में काफ़ी दूर तक जो है कि रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इसे बनाने के बाद आप बता दें कि विंध्यवासिनी माँ का जो है कि धाम है, वहाँ पर के जो रेलवे स्टेशन विंध्याचल का, वहाँ भी काम लग चुका है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। वहीं बता दें कि मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन जो है कि बहुत जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है। मिर्ज़ापुर के सांसद अनुप्रिया पटेल का तो होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल के माध्यम से इस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार नवाज के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का, जो सुल्तानपुर से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सबूतों को आज पेश करने की तारीख थी, लेकिन क्या कुछ हुआ इस दौरान, सबूत पेश हुए कि नहीं, पूरी अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। आपको बता दें 26 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी उपस्थित हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। आपको बता दें कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए वादी मुकदमा विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे को जीरा के लिए सबूत पेश करने के लिए कहे थे। आपको बता दें सबूत पेश हो चुके हैं और जीरा भी चालू है, लेकिन डेट पे डेट लगने की वजह से को जीरा पूरी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें आज भी जीरा की डेट लगी थी जिसमें वादी मुकदमा विजय मिश्रा उपस्थित थे, लेकिन जज साहब की अवकाश के चलते आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। लिहाजा कोर्ट में अग्रिम तारीख 2 जनवरी 25 लगा दी गई है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस की। वहीं पीलीभीत में प्रशासन के नाक के नीचे खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अमित पाल। की कई तहसीलों में खनन का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें तहसील पूर्णपुर का ये मामला एक नया निकल के आ रहा है। खमरिया पट्टी के समीप एक खनन जेसीबी के द्वारा रात के अंधेरों में किया जा रहा है। राजस्व विभाग ठंड की रात में जो है कि सोते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि हमको बता दें खनन का जो कारोबार तहसील कलीनगर, तहसील पूरनपुर में खनन का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। ट्रालियाँ रात भर गरजती रहती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब देखना ये कई ऐसी खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है कि चैन की नींद सोता नजर आ रहा है। जैसे कि आपको बता दें खमरिया पट्टी के समीप खनन माफियों के हौसले बुलंद है। रात के अंधेरे में जो है ट्रालियों की गड़गड़ाहट नजर आती रहती है। जैसे कि हमको बता दें खनन जो है जोरों शोरों से खनन माफिया के हौसले बुलंद है। आखिर ये खनन किसके इशारों पे हो रहा है, कौन से अधिकारी के इशारों पे हो रहा है? क्योंकि राजस्व विभाग के द्वारा है जो कि पूरी जानकारी रहती है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्योंकि एक तहसील में भी बड़ा खनन चल रहा है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर किसके इशारे पे ये खनन होता नजर आ रहा है? जैसे कि हमको बता दें बड़े खनन में जो है कि बड़े जो मतलब ये अधिकारी लोग हैं। खबर जयपुर से है, जहां उत्कर्ष कोचिंग में आज जांच करने के लिए एक टीम पहुंची, लेकिन क्यों, क्या कुछ हुआ इस दौरान, बता रहे हैं सहयोगी कुलदीप सैनी। जयपुर में एक घटनाक्रम सामने आया जहां पर कोचिंग संस्थान में गैस रिसाव होती है। प्रशासन, सरकार, किसी के पास इसका जवाब नहीं कि आखिरकार उस कोचिंग संस्थान में ऐसी कौन सी गैस का रिसाव हुआ जहां पर 10 बच्चे बेसुध हो गए। और उनकी सुध लेने के लिए अभी प्रशासन के नुमाइंदे वहां पहुंचे, कोचिंग संस्थान को सीज किया गया, लेकिन जवाब अभी भी अधूरा कि आखिरकार इन बच्चों के भविष्य के साथ साथ इनकी सेहत और इनके जो तमाम जो नियम कायदे हैं उनको दांव पे लगाकर।
और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।